गुड आफ्टरनून। मैं दिखाई दे रहा हूं, सुनाई दे रहा हूं, मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? ऑल क्लियर लिखे। गुड आफ्टरनून, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। यस सर, क्लियर क्लियर क्लियर। राधे राधे, राधे राधे, जय श्री राम। और बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग? क्या हो रहा है? क्या चल रहा है? मैं क्लास में आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं? आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं मैं? यस, वाई लिखे तो मैं समझ जाऊंगा। अभी दो घटनाएं घटित हुई है हमारे यहां। एक तो बांग्लादेश की घटना है, इससे आप भली भांति परिचित हो, आपको जानकारी ही है। और दूसरी घटना हाल में ही भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एससी एसटी में उपवर्गीकरण और क्रीमी लेयर का समर्थन किया है। उपवर्गीकरण राज्य कर सकता है, राज्य को अधिकार है, और यहां पर भी क्रीमी लेयर होना चाहिए। ठीक है, मैं इस पर एक क्लास तैयार कर रहा हूं, पिछले 3 दिनों से मैं इस टॉपिक को पढ़ रहा हूं, और मैं जल्द ही इसमें एक क्लास लेकर के मैं आऊंगा। मेरे ख्याल से यूट्यूब पे ही लेकर के आऊंगा, और यूट्यूब का क्लास 20 मिनट का होना चाहिए, बट दुर्भाग्य से मेरा वाला क्लास 2.5-3 घंटे से कम का होता नहीं है, आप जानते हो अच्छी तरह। बट यह है कि फिर उसके बाद उस टॉपिक से कोई भी डायमेंशन छूटता नहीं है, मेरा प्रयास यही होता है। मेरा प्रश्न आपसे है, एक मान लो कि सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय पर मैं एक जनमत संग्रह करा रहा हूं कि क्या एससी एसटी का सब क्लासिफिकेशन होना चाहिए और उसमें क्रीमी लेयर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जो होना चाहिए के समर्थक है वो वाई लिखे, और जो नहीं होना चाहिए के समर्थक है वो एन लिखे। एससी एसटी के आरक्षण कोटे में और अधिक पिछड़े एससी एसटी के लिए एक कोटा के अंदर कोटा होना चाहिए, और उसमें भी क्रीमी लेयर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। यस और नो, वाई एंड एन। आई एम वेटिंग, क्योंकि बहुत सारे राजनीतिक दलों ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन गलत है, नहीं होना चाहिए, गलत डिसीजन है। वो नेता की बात है, राजनीति की बात है, और ये जनता की बात है, हमारे पढ़े लिखे युवाओं की बात है जो क्लास कर रहे हैं। वाई वाई वाई, एन एन एन, वाई वाई वाई, एन 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 एन, नहीं नहीं नहीं, नो 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 नो। हमारे बच्चों ने नो भी लिखा है, बहुत सारे बच्चों ने, मैक्सिमम 80-90% ने वाई लिखा है, और 10% एन वाले भी। ओके, रुक जाइए, क्योंकि ये सामाजिक मुद्दा है, हम ही लोगों का विषय है, हम ही लोगों को चिंतन करना है, हम ही लोगों को इस पर निष्कर्ष तक पहुंचना। अब थोड़ा रुक जाएंगे तो मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा।
आर्टिकल 14 आपको याद होगा, आर्टिकल 14 आपको याद होगा, आर्टिकल 15 आपको याद होगा, आर्टिकल 16(1), 16(2), 16(3), 16(4), 16(4)A, 16(4)B, 16(5), आर्टिकल 16(6), ये सारा का सारा अनुच्छेद मैं उम्मीद करता हूं कि आपको याद होगा। ये आर्टिकल है हमारे संविधान का, पढ़ा भी होगा आपने। हमारे संविधान में बिना किसी भेदभाव के सबको समान अवसर दिया गया, राइट। मतलब रेस में सब शामिल हो सकते हैं, डन, रेस में सब शामिल हो सकते हैं। एक किलोमीटर का रेस है, एक लड़का खड़ा है 1 किलोमीटर के दूरी पर, और दूसरा लड़का खड़ा है पहले पॉइंट से 100 मीटर और आगे, और तीसरा खड़ा है पहले पॉइंट से 100 मीटर और आगे। यानी जो सबसे आगे है उसको इस रेस में मात्र 800 मीटर दौड़ना है, दूसरे वाले को मात्र 900 मीटर दौड़ना है, और तीसरे वाले को 1 किलोमीटर दौड़ना है, 1000 मीटर। रेस स्टार्ट, रेस में सबको शामिल किया गया, जाति धर्म किसी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया गया। चलिए अच्छी बात है, यही जस्टिस है, सबको शामिल किया गया। सीटी बजाई गई, विसिल बजाई गई, रेस स्टार्ट हो गया। निश्चित तौर पर इस रेस में वो जल्दी पहुंच जाएगा जो 200 मीटर आगे से रेस की शुरुआत कर रहा है। और जो 1000 मीटर पहले है, यानी ठीक 1 किलोमीटर पहले है, वो रेस में देर से पहुंचेगा। ये रेस का न्याय नहीं है, ये न्यायोचित रेस का नियम नहीं है। न्यायोचित नियम वही है ना कि सारे लोगों के लिए रेस की शुरुआत एक ही बिंदु से होनी चाहिए। लेकिन चूंकि पहले से ही एक 100 मीटर आगे खड़ा है, एक 200 मीटर आगे खड़ा है, और कुछ लोग हैं जो बिल्कुल पीछे हैं, तो समान अवसर का परिणाम समान नहीं होगा। और इसीलिए एक नया नियम लाया गया बच्चा, इसको न्यायोचित बनाने के लिए आरक्षण कि जो पीछे रह गए हैं, पहले से ही पीछे, उनको समाज आरक्षण देगा, राज्य आरक्षण देगा, उनको उठा करके 800 मीटर के पॉइंट पर सबको ले जाकर के खड़ा कर देगा। अब वहां से रेस की शुरुआत होगी। अब देखते हैं कि कौन जीतता है और कौन नहीं जीतता है। ये सही रेस है, ये न्यायोचित रेस है। आरक्षण व्यवस्था बिल्कुल सही है और इसी उद्देश्य से लाया गया। ओबीसी में क्रीमी लेयर दिया गया, इसमें कुछ आगे थे कुछ पीछे थे, है ना। एससी एसटी में नहीं दिया गया। जिस सामाजिक न्याय के दर्शन पर इस व्यवस्था को लाया गया है, उसी दर्शन के हिसाब से सोचना। एक बार मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि फिर से बच्चों को मुझे दिखा दे, 2-3 मिनट में समय लूंगा, फिर से बच्चों को दिखा दे, बच्चों का चैट दिखा दे। उसी दर्शन को केंद्र में रख करके आप सभी नहीं, केवल वे छात्र इस पर जवाब देंगे, इस प्रश्न पर जिन्होंने एन लिखा था। बाकी कोई भी छात्र इस प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे। जिन्होंने नो लिखा था वही मेरे इस प्रश्न का उत्तर चैट पे देंगे। प्रश्न है कि क्या भारत के वर्तमान राष्ट्रपति के बच्चे को आरक्षण की जरूरत है? आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए? दिल से सामाजिक न्याय की सोच को केंद्र में रखकर इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि राष्ट्रपति के बच्चे को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। अगर मिलना चाहिए, आपको लगता है ये न्यायोचित है, तो वाई लिखिए।
या जो गरीब SC ST है, गांव का मजदूर का बच्चा, उसको आरक्षण की जरूरत है। तो राष्ट्रपति को मिलना चाहिए, उस पर वाई लिखिए, नहीं मिलना चाहिए तो N लिखिए। सब नहीं लिखेंगे, वही बच्चे लिखे जिन्होंने कि पहले वाले में M लिखा था। मिलना चाहिए वाई लिखे, नहीं मिलना चाहिए N लिखे। सबका जो उस समय N लिखे थे, अभी के उत्तर में वो पलट गए, क्योंकि राष्ट्रपति को के बच्चे को नहीं मिलना चाहिए, इसका मतलब है कि कोटा लागू होना चाहिए। सबका N आ रहा है, सबका N आ रहा है। मुझे आपके प्रश्नों का, मुझे अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया आपसे। इस पर मैं एक क्लास लेके आ रहा हूं, तो वहां पर मैं हर डायमेंशन पे डिस्कशन करूंगा। ये क्लास आपके एथिक्स के लिए भी, अपने सोशल जस्टिस के लिए भी, कई संदर्भों में मैं उम्मीद करता हूं कि कारगर होगा। जल्दी ही मैं आप ही के चैनल पर लेकर के आऊंगा, ठीक है। एक बच्चे ने लिखा है कि सर, नो लिखने वाले को पता भी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया। एनीवे, ये कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग शुरू करते हैं क्लास को। आज हम एक नया यूनिट लेकर के आ रहे हैं, नया सेगमेंट लेकर के आ रहे हैं इंडियन सोसाइटी में, जो हमारे सेकंड नंबर पे है। पहला था सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, और दूसरे नंबर पे था, पूरे 8 टॉपिक हम लोगों ने सिलेबस पे देखा था। दूसरे नंबर पे था डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, राइट, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, भारत में विविधता, ये टॉपिक शुरुआत करें। और मैंने पहले भी कहा था कि इसको हम साथ साथ इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि जब हम भारतीय समाज के लक्षण पढ़ रहे थे, तो उस लक्षण में एक प्रमुख लक्षण था, भारतीय समाज विविधताओं से परिपूर्ण है, और इस विविधताओं में भी एकता विद्यमान है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। याद करो, जब हम वर्तमान भारतीय समाज का लक्षण लिख रहे थे, तो उसमें लिखा था विशाल जनसंख्या, पहला लक्षण। तुम्हें याद नहीं है, मुझे याद है, पहला लक्षण हमारा यही था। समकालीन आधुनिक भारतीय समाज के लक्षण लिखते समय विशाल जनसंख्या, और दूसरा पॉइंट हमने लिखा था विविधता में एकता। तो भारतीय समाज के लक्षण की बात हम करते हैं, इंडियन सोसाइटी के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हम करते हैं। एक प्रमुख लक्षण है विविधता, भारत में विविधता, डाइवर्सिटी। भारतीय समाज विविधताओं से परिपूर्ण है, भारतीय समाज विविधताओं से परिपूर्ण है। भारतीय समाज में यह विविधता कई रूपों में दिखाई देती है। धार्मिक विविधता, कई धर्म के लोग हैं, जातीय विविधता, प्रजातीय विविधता, भाषाई विविधता, सांस्कृतिक विविधता, विविधता के कई रूप हैं बच्चा। यही है हमारा टॉपिक। सिंपली तो भारत में विविधता किस किस रूप में है ये दिखा देंगे हम, तो हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा, लेकिन खत्म होगा, पूरा नहीं होगा। तो पूरा करने के लिए जरूरी है बच्चा कि हम इस टॉपिक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है या नहीं पूछा गया है ये देखें। पूछा गया है तो क्या रेंज है टॉपिक का, 5 या 6 प्रश्न हर वर्ष पूछे जा रहे हैं इंडियन सोसाइटी से, इस सेगमेंट से भी प्रश्न है। इसलिए हम सबसे पहले बच्चा लिखेंगे नहीं, पहले थोड़ा सा चर्चा हम कर लेते हैं। इस सेगमेंट, इस यूनिट की शुरुआत हम आज करने जा रहे हैं, और आपके पीछे के यूनिट के 2 टॉपिक है जो कि मैं भारत में समलैंगिक विवाह और लिव इन रिलेशनशिप, जो विवाह परिवार पर वैश्वीकरण का जो प्रभाव हम पढ़े हैं ना, तो उसमें से 2 टॉपिक सेपरेट बनाए हैं जो चर्चा का विषय है। 17 अक्टूबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को खारिज कर दिया लीगलाइज करने से। ये करेंट के टॉपिक के रूप में विद्यमान है, और सुप्रीम कोर्ट पर अभी जस्ट PIL आया
जिसमें कहा गया कि फिर से इस पर विचार किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है विचार करने के लिए। इसी 10 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने इस PIL में एक रिक्वेस्ट को डिनाई किया, जिसमें कहा गया था कि इसको ओपनली इस पर सुनवाई की जाए। तो ये चर्चा का विषय अभी बना हुआ है और फाइनली सुप्रीम कोर्ट को अपना फैसला बदलना पड़ेगा। जो 17 अक्टूबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह पर दिया है, क्यों बदलना पड़ेगा, कैसे बदलना पड़ेगा। पिछली बार मैंने इस क्लास को आपके यूट्यूब चैनल पर दिया है, अभी भी वो क्लास में है। वो अगर आपने सुना होगा तो आपको आइडिया मिल चुका होगा अलग अलग समय पर सुप्रीम कोर्ट का क्या इस पर डिसीजन रहा है। इन सब की चर्चा हम इस क्लास में करेंगे। तो एक करेंट टॉपिक के रूप में हम लोग इसको करने का प्रयास करेंगे। और एक नया ट्रेंड विवाह परिवार से जुड़ा हुआ है, लिव इन रिलेशनशिप इन इंडिया, इसको भी हम यूट्यूब क्लास के रूप में लेकर के आएंगे और हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, ये दोनों क्लास को मैं यहां पर ड्रॉप कर रहा हूं और मैं अपने इस सेगमेंट में आ रहा हूं, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। डन। भारत में विविधता। आइए चलिए, सिविल सेवा परीक्षा, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जो यूपीएससी कंडक्ट करती है, वो वाली CSE में इस खंड से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कितने डेप्थ वाला प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रश्न का रेंज क्या है, इसको एक नजर डालने के बाद ही हम इस टॉपिक को कैसे पढ़ेंगे इसका निर्णय ले सकते हैं। अदरवाइज सिलेबस खत्म करने वाली पढ़ाई तो बस टॉपिक पढ़ा दे खत्म हो जाएगा। तो क्वेश्चन देखे बिना काम नहीं चलेगा। देखते हैं और इसके डायमेंशन को आइडेंटिफाई करने का प्रयास करते हैं। बच्चा, आपके सामने पहला सवाल 2015 का है, यानी 2013 और 14 में इस सेगमेंट से कोई क्वेश्चन नहीं। 2015 में इस सेगमेंट से पहला सवाल पूछा गया, फिर 16 में पूछा गया, फिर 17 में पूछा गया, फिर 18 में पूछा गया, फिर 19 में पूछा गया। बच्चा, 19 में दो सवाल पूछे गए, एक सवाल थोड़ा सा हटके है। 20 में पूछा गया, 20 में दो सवाल पूछा गया। डन। इधर 21, 22, 23 में सवाल नहीं पूछा। पहला सवाल पूछा गया तो कैसे पूछा गया, ये तो क्लियर है कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और अगर हम इसको अच्छा से करते हैं तो एक क्वेश्चन हमारा पकड़ में आएगा पक्का। ये क्वेश्चन बता रहा है, लेकिन हमें यह भी ध्यान देना होगा कि क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो इस टॉपिक में कितनी गहराई से जाकर के प्रश्न पूछा जा रहा है। उतनी गहराई से पढ़ेंगे तभी क्वेश्चन पकड़ में आएगा, नहीं तो क्वेश्चन पकड़ में नहीं आएगा, तो सिलेबस खत्म होगा। क्वेश्चन देखिए, भारत में विविधता के किन्हीं 4 सांस्कृतिक तत्वों का वर्णन कीजिए और एक राष्ट्रीय पहचान के निर्माण में उनके आपेक्षिक महत्व का मूल्य निर्धारण कीजिए। मैं जानता हूं कि हमारे बच्चे को भी प्रश्न भी समझ में नहीं आया होगा कि इसमें क्या डिमांड है क्वेश्चन का। मैं भी बताना भी नहीं चाहूंगा क्योंकि अभी तक आपको पढ़ाया नहीं हूं, तो क्या पूछ रहा है। हालांकि हम लोगों को समझना चाहिए कि क्या पूछ रहा है, ये जानना क्या चाहता है। दो 2017 वाला क्वेश्चन आपने देख लिया, 15 वाला 2016, लेकिन 15 का क्वेश्चन विविधता पे फोकस्ड है। ध्यान से देखो, भारत में विविधता के किन्हीं 4 सांस्कृतिक तत्वों की पहचान की और एक राष्ट्रीय पहचान के निर्माण में उनके सापेक्षिक महत्व का मूल्य निर्धारण कीजिए। अगर प्रश्न समझ में आ गए तो आंसर आसान है। मतलब आंसर में बहुत बृहद ज्ञान की जरूरत नहीं है, आंसर में समझ वाली ज्ञान की जरूरत है। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग है टॉपिक पर तो आप आंसर राइट कर सकते हैं। 2016 वैश्वीकरण का भारतीय समाज पर प्रभाव को भारत में विविधता से जोड़ दिया। और क्वेश्चन क्या बना रहा है, देखिए, वैश्वीकरण में भारत में सांस्कृतिक विविधता के आंतरक को, कोर को इस सीमा तक प्रभावित किया है, स्पष्ट कीजिए। वहां हम लोगों ने पढ़ा है बच्चा, भारतीय संस्कृति पर वैश्वीकरण के प्रभाव में हमने पढ़ा है
कि वैश्वीकरण ने भारत की सांस्कृतिक विविधता को कमजोर किया है, एक समरूपीय संश्लेषित वैश्विक संस्कृति के निर्माण को आगे बढ़ाया, थोड़ा बहुत मजबूत भी किया है। पहचान का संकट डैश डैश और कई रूपों में। यहां पर वैश्वीकरण का प्रश्न कह रहा है कि भारतीय विविधता पर वैश्वीकरण के प्रभाव पर पूरा पढ़िए, सकारात्मक प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव, उदाहरण के साथ, क्योंकि इस पर सेपरेटली क्वेश्चन पूछा गया। यहां पर आपका एक क्वेश्चन बन जाता है भारत की सांस्कृतिक विविधता पर वैश्वीकरण का। ये क्वेश्चन बता रहा है कि वैश्वीकरण का सांस्कृतिक विविधता पर, संस्कृति पर प्रभाव तो पड़े ही है, वहां पर एक पॉइंट आप पढ़े हैं, यहां पूरा डिटेल पढ़िए। दर एक टॉपिक हम लोग बढ़ाएंगे, वैश्वीकरण का भारतीय सांस्कृतिक विविधता पर प्रभाव। विविधता तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। 2017 का क्वेश्चन, भारत की विविधता के संदर्भ में क्या यह कहा जा सकता है कि राज्यों की अपेक्षा प्रदेश सांस्कृतिक इकाइयों को रूप प्रदान करते हैं? अपने दृष्टिकोण के लिए उदाहरण सहित कारण बताइए। ये अगर भारत में विविधता का क्या स्वरूप है, इसको पढ़िए ना, अच्छा से पढ़ लिए, गहराई से पढ़ लिए, इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हो आप। प्रश्न को समझ भी सकते हो और उत्तर भी दे सकते हो। बट ये प्रश्न डिमांड करता है समझ के साथ, तो सब कह रहा है कि पढ़िए। यूपीएससी का कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है तो सीधा सीधा हो, फ्लैट हो, टॉपिक को समझे बिना आप प्रश्न को समझ जाओ, और प्रश्न को नहीं समझोगे तो आंसर सही दिशा में नहीं दे पाओगे। बट ये प्रश्न कह रहा है कि आप डेप्थ में जाकर पढ़िए, गहराई से पढ़िए, छूकर मत निकलिए। 2018 ये है वैश्वीकरण का भारत के सांस्कृतिक विविधता पर प्रभाव। एक टॉपिक हम लोग बनाएंगे, सकारात्मक प्रभाव पढ़ेंगे, नकारात्मक प्रभाव पढ़ेंगे। उन प्रभावों में से एक पॉइंट को उठा करके एक पूरा क्वेश्चन बना दिया। क्वेश्चन क्या है? आमतौर पर कहा जाता है कि वैश्वीकरण सांस्कृतिक समांगीकरण को बढ़ावा देता है, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय समाज में उसके कारण सांस्कृतिक विशिष्टताएं सुदृढ़ हो गई है। सुस्पष्ट कीजिए। याद करो, संस्कृति पर भारतीय वैश्वीकरण का प्रभाव पड़ते समय हम लोगों ने कहा था कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने एक संश्लेषित वैश्विक संस्कृति को निर्माण कर रही है और भारत की विविधता को कमजोर कर रही है। तो दूसरी तरफ सकारात्मक प्रभाव में हम लोगों ने लिखा था कि वैश्वीकरण की इस प्रक्रिया ने पहचान के संकट को जन्म देकर लोगों को अपने पहचान हेतु अपनी परंपरागत सांस्कृतिक विशिष्टताओं को अपनाने के लिए प्रेरित किया है। और इस तरह से इसने विशिष्टता को क्या किया? मजबूत भी किया है, सांस्कृतिक विविधता को मजबूत भी किया है। बट इन जनरल यही कहा जाता है कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने विविधता को कमजोर किया, एक समरूपीय समाज का निर्माण कर रही है, एक जैसा समाज। यही है सांस्कृतिक समरूपता, होमोजेनाइजेशन, एक ही जैसा। प्रश्न का है कि आमतौर पर कहा जाता है कि वैश्वीकरण सांस्कृतिक समरूपता को, समरूपीकरण को, मैं समांगीकरण का हिंदी सीधा कर दे रहा हूं, समरूपीकरण को बढ़ावा देता है, ऐसा कहा जाता है। परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय समाज में वैश्वीकरण के कारण सांस्कृतिक विशिष्टताएं सुदृढ़ हो गई है। स्पष्ट कीजिए। उसी डिबेट पे क्वेश्चन है बच्चा। इस डिबेट की चर्चा मैंने पहले भी की थी और अभी भी यहां पर क्वेश्चन के रूप में विद्यमान है, टॉपिक पे हम करेंगे। देख रहे हो क्वेश्चन 2019 का क्वेश्चन, थोड़ा ऐसे नाक पकड़ने वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? क्या हमारे राष्ट्र में सर्वत्र
लघु भारत के सांस्कृतिक क्षेत्र हैं? उदाहरणों के साथ सविस्तार स्पष्ट कीजिए। प्रश्न आसान है, समझने वाला है, समझ गए तो आंसर आसान है। आंसर पढ़ेंगे जान जाएंगे। इस टॉपिक पे जो सीधा सीधा चीज पढ़ेंगे उसी से आंसर। दो 2019 का एक और प्रश्न, क्या हम वैश्विक पहचान के लिए अपनी स्थानीय पहचान को खोते जा रहे हैं? वैश्वीकरण की प्रक्रिया में, इसी में हमारी वैश्विक पहचान निर्मित हो रही है। इस वैश्वीकरण की प्रक्रिया में, वैश्विक पहचान के निर्माण में, वैश्विक पहचान के चक्कर में, विश्व की अन्य संस्कृतियों को अपनाने के चक्कर में हम अपनी स्थानीय पहचान खोते जा रहे हैं। मोमोज सब खाने लगे, बर्गर सब खाने लगे हैं, पिज्जा सब खाने लगे। ये सभी खाद्य पदार्थ वैश्वीकरण की प्रक्रिया का परिणाम है। विश्व के अलग अलग देशों में प्रचलित खाद्य पदार्थ भारत में आए हैं और सभी इसको इतनी तेजी से अपनाए हैं कि भारत के अलग अलग क्षेत्र के खाद्य पदार्थ धीरे धीरे लोग छोड़ रहे हैं। ढोकला छोड़कर मोमोज पिज्जा बर्गर, लिट्टी चोखा छोड़कर मोमोज पिज्जा बर्गर, बड़ा इडली छोड़कर मोमोज पिज्जा बर्गर, पोहा जलेबी छोड़कर मोमोज पिज्जा बर्गर, या फिर उसी तरह पहनावा, उसी तरह रीति रिवाज, सब कुछ जो हमारी स्थानीय पहचान हुआ करती थी वही बताती थी कि हम गुजराती हैं, हम बिहारी हैं, हम बंगाली हैं, हम मराठी हैं। ये हमारी स्थानीय पहचान थी, या इसी का एक सम्मिश्रित रूप बताता था कि हम भारतीय हैं। इस वैश्विक पहचान के चक्कर में क्या हम अपनी स्थानीय पहचान को खोते जा रहे हैं? चर्चा कीजिए। क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा बच्चा। 20 बहुसांस्कृतिक भारतीय समाज को समझने में, ये बेसिकली कास्ट सिस्टम से प्रश्न है, बट कहीं ना कहीं सांस्कृतिक विविधता से भी जुड़ा हुआ था, इसलिए मैंने इसको यहां रख दिया। अदरवाइज इसी प्रश्न को जाति व्यवस्था में भी हम लोगों ने देखा है और पढ़ा है। प्रश्न है बच्चा, बहुसांस्कृतिक समाज को समझने में क्या जाति की प्रासंगिकता समाप्त हो गई है? यानी एक सांस्कृतिक समूह के रूप में, ध्यान से सुनो, जाति कमजोर हुआ है। खान पान के नियम, निश्चित प्रतिबंधित पेशा, सामाजिक संपर्क के नियम, विशेषाधिकार और निर्योग्यताओं की व्यवस्था, अंतर विवाह के नियम, याद आ रहा ना? ये सब जाति की सांस्कृतिक विशेषता है, ये कमजोर हुई है। राजनीति में जाति, जाति में राजनीति, जातिवाद, जाति आधारित आरक्षण, इन सब संदर्भ में जाति आज जिंदा है। बात करो, हम लोगों ने पढ़ा था। प्रश्न है कि क्या बहुसांस्कृतिक भारतीय समाज को समझने में, क्योंकि जाति की ही सांस्कृतिक विशेषता थी जो कहीं ना कहीं बहुसांस्कृतिक भारतीय समाज को समझने में सहायक होती थी। ये भारत की एक सांस्कृतिक पहचान को परिलक्षित करती थी दुनिया के देशों के बीच। बहुसांस्कृतिक भारतीय समाज को समझने में क्या जाति की प्रासंगिकता समाप्त हो गई है? उदाहरणों के साथ विस्तृत उत्तर दीजिए। ओके, मैंने यहां डाल दिया है, बट कहीं ना कहीं ये उससे भी जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन ये है। और 2020 में भी एक इस टॉपिक से सीधे सीधे वाला क्वेश्चन है, क्या भारत में विविधता एवं बहुलवाद वैश्वीकरण के कारण संकट में है? क्या वैश्वीकरण की प्रक्रिया भारतीय विविधता और बहुलता को कमजोर कर रही है?
क्या भारत में विविधता और बहुलवाद वैश्वीकरण के कारण संकट में है? बताइए। अगर है, जस्टिफाई योर आंसर। नहीं है, जस्टिफाई योर आंसर। बच्चा, ये है 2020 का क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है। भारत के जनजातीय समुदायों की विविधताओं को देखते हुए, गिवन द डाइवर्सिटी अमॉन्ग ट्राइबल कम्युनिटीज, मैंने कहा ना जनजातीय विविधता, कई धर्म के लोग, कई जाति के लोग, कई प्रजाति के लोग, कई जनजाति के लोग, खासी, गारो, टोडा, इसको ट्राइबल डाइवर्सिटी। भारत के जनजातीय समुदायों की विविधता, गिवन द डाइवर्सिटीज अमॉन्ग ट्राइबल कम्युनिटीज इन इंडिया। भारत के जनजातीय समुदायों की विविधताओं को देखते हुए किस विशिष्ट संदर्भ के अंतर्गत उन्हें किसी एकल श्रेणी में माना जाना चाहिए? यूपीएससी में इस टॉपिक से प्रश्न यही पूछा गया है। बट हमने देखा कि प्रतिवर्ष एक क्वेश्चन है पहला, जो हमने क्वेश्चन को देखने के बाद समझ पाए। दूसरा, हर क्वेश्चन गंभीर है, चाहे वो समझ के संदर्भ में गंभीर हो, चाहे वो नॉलेज के संदर्भ में गंभीर हो, जो अपेक्षा करता है कि हर प्रश्न को बढ़िया से पढ़िए, अच्छा से पढ़िए। और इसी टॉपिक के साथ जब चूंकि हम सांस्कृतिक विविधता, क्षेत्रीय विविधता सब पढ़ेंगे ही, तो 8 नंबर चैप्टर में एक टॉपिक पढ़ा हुआ था, वहां से 2 टॉपिक हमने निकाल के पढ़ लिया, सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता। वहां पर एक टॉपिक छूट गया था, क्षेत्रवाद। उसको यहां पढ़ा जाना चाहिए, तो एक समझ विकसित होती चली जाएगी। इसलिए हमने भारत में क्षेत्रवाद, याद करो 8वें नंबर चैप्टर में, को भी इसी के साथ पढ़ेंगे। इसलिए उससे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको भी मैंने यहां पर दे दिया है। बट उस पर जाने के पहले इस टॉपिक से, भारत में विविधता से यूपीपीसीएस में क्या क्वेश्चन पूछा गया है वो भी एक नजर डाल दे बच्चा। आपके सामने है। यूपीएससी में क्वेश्चन तो हमने देख ही लिया, यूपीएससी और यूपीपीसीएस का सिलेबस एक ही है। कोई कह रहा था कि बीपीएससी भी शायद यूपीएससी के ही सिलेबस को फिर से चेंज करने जा रही है और यूपीएससी के ही सिलेबस को पूरी तरह से फॉलो करेगी, जैसे यूपी ने किया। ठीक है, तो आपके बीपीएससी के लिए भी ये टॉपिक बहुत कारगर हो जाएगा। ध्यान से देखिए, 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में जनजातियों के सशक्तिकरण में मूल बाधाओं का परीक्षण कीजिए। ये जनजाति से प्रश्न है। और हमारा पहला टॉपिक है भारतीय समाज का लक्षण, दूसरा टॉपिक है भारत में विविधता, तीसरा टॉपिक है महिला और महिला संगठनों की भूमिका, चौथा टॉपिक है जनसंख्या और संबंधित मुद्दे, पांचवा टॉपिक है गरीबी और विकास संबंधी मुद्दे, छठा टॉपिक है शहरीकरण, समस्याएं और उनका पहचान निदान, सातवां टॉपिक है वैश्वीकरण का भारतीय समाज पर प्रभाव, और आठवां टॉपिक है सामाजिक सशक्तिकरण, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद और धर्मनिरपेक्षता। कहीं भी जनजाति नहीं पढ़ना। जनजाति कहां पढ़ेंगे? जब हम भारतीय समाज की विविधता की बात करने लगेंगे, या लक्षण में भी पढ़ सकते हैं। इन्हीं 2 जगहों पर जनजाति भी आता है और जनजाति से सवाल पूछे गए हैं बच्चा। मैंने पहले भी कहा है कि भारतीय समाज का मतलब ग्रामीण समाज, शहरी समाज और जंगलों पहाड़ों में रहने वाला जनजातीय समाज। जनजातीय समाज से हर बार प्रश्न पूछा गया। आगे तो इसी टॉपिक के साथ हम जनजाति को भी आपको पढ़ाएंगे, इसलिए ये प्रश्न भी यहीं पर हमने डाल दिया है। भारत में जनजातियों के सशक्तिकरण में मूल बाधाओं का परीक्षण कीजिए, पेपर 1 में पूछा गया है। 2019 यूपीपीसीएस में एक और प्रश्न है, विविधता से, भारतीय सांस्कृतिक विविधता में एकता का प्रतीक है। भारतीय संस्कृति, इंडियन कल्चर, विविधता में एकता का प्रतीक है। भारतीय संस्कृति विविधता में एकता का प्रतीक है।
उपयुक्त उदाहरण देते हुए इस कथन का तार्किक विश्लेषण कीजिए। वित्ता पर क्वेश्चन है यूपीपीसीएस में, और वहां पर भी क्वेश्चन बहुत आसान नहीं है, बट फिर भी ठीक है। 20 में क्वेश्चन पूछा है, भारत को एक सम्मिश्रित सांस्कृतिक समाज होने के लाभों का वर्णन कीजिए। कंपोजिट कल्चरल सोसाइटी का मतलब होता है जहां एक नहीं कई संस्कृति के लोग का सह अस्तित्व है। तेलुगु संस्कृति अलग है, तमिल संस्कृति अलग है, कन्नड़ अलग है, मलयालम केरला की संस्कृति अलग है, मराठी संस्कृति बिल्कुल अलग, शादी ब्याह रीति रिवाज खान पान पहनावा गुजरातियों का अलग है, राजस्थानियों का अलग है, बंगाली बिहारी का अलग है, नॉर्थ ईस्ट का अलग है। भारत एक बहुसांस्कृतिक समाज है, भारत एक सम्मिश्रित समाज है, भारत एक प्लुरलिस्टिक कल्चरल सोसाइटी है, भारत एक प्लुरलिस्टिक सोसाइटी है, भारत एक कंपोजिट कल्चर सोसाइटी है। चीजें एक ही है, कई संस्कृति के लोग। भारत को एक सम्मिश्रित सांस्कृतिक समाज होने का लाभों का वर्णन कीजिए। भारत एक बहुसांस्कृतिक समाज है या भारत एक कंपोजिट कल्चरल सोसाइटी है, इसको तो दिखा दोगे आप, ये संस्कृति ये संस्कृति ये संस्कृति, इसका लाभ क्या है? मतलब भारत के कल्चरल डाइवर्सिटी का क्या लाभ है, ये बताइए। उनके लाभों की चर्चा कीजिए। 2020 का सवाल, ठीक है, ये है बच्चा यूपीपीसीएस के क्वेश्चन। मैंने अभी भी कहा है कि क्षेत्रवाद को भी मैंने यहीं पर डाल दिया तो हमारा यूपीपीसीएस यूपीएससी में क्षेत्रवाद से पूछे गए प्रश्न 13 का प्रश्न, प्रादेशिकता मतलब रीजनलिज्म मतलब क्षेत्रवाद, प्रादेशिकता क्षेत्रवाद की बढ़ती हुई भावना। क्षेत्रवाद का मतलब होता है अपने क्षेत्र के साथ उस क्षेत्र के लोगों का एक्सट्रीम लगाव। ठीक है, अंध लगाव चलेगा। इसी क्षेत्रवाद को एक समस्या के रूप में देखा जाता है, क्योंकि अब जब हम क्षेत्र के साथ अंध लगाव रखने लगेंगे तो उसकी परिणति नेगेटिव हो जाती है बच्चा। फिर हम कहेंगे कि भारत से इसको अलग करो, अलग देश चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में इस क्षेत्रवाद की बहुत बेहद समस्या, कहीं ना कहीं से एकता और अखंडता कमजोर होती है, नेगेटिव माना जाता। क्वेश्चन है, प्रादेशिकता की बढ़ती हुई भावना पृथक राज्य की मांग का मुख्य कारण है। भारत में जो पृथक राज्य की मांग बढ़ रही है, नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा बढ़ी। गारो अलग अपने लिए मांग रहे हैं, खासी अलग मांग रहे हैं, असम में पहले थे। इंटरनल सिक्योरिटी में या पहले नॉर्थ ईस्ट पे मैंने जो 4 क्लास लिया उसमें अच्छा से समझाया मैंने आपको। प्रादेशिकता की बढ़ती हुई भावना पृथक राज्य की मांग का प्रमुख कारण है। एक क्वेश्चन 13 का। 16 में फिर क्वेश्चन है, प्रादेशिकता का क्या आधार है? क्या ऐसा प्रादेशिक स्तर पर विकास के लाभों के असमान वितरण से हुआ है जिसने कि अंततः प्रादेशिकता को बढ़ावा दिया? अपने उत्तर को पुष्टि कीजिए। क्या आप सहमत हैं कि भारत में क्षेत्रीयता बढ़ती हुई सांस्कृतिक मुखरता का परिणाम प्रतीत होती है? तर्क दीजिए। यूपीएससी 2020। क्या आप सहमत हैं कि भारत में क्षेत्रीयता रीजनलिज्म बढ़ती हुई सांस्कृतिक मुखरता का परिणाम होती है? तर्क दीजिए। 2020 तक ये 3-4 प्रश्न यूपीएससी में पूछा गया क्षेत्रवाद से, और क्षेत्रवाद से यूपीपीसीएस में भी क्वेश्चन। हम टॉपिक को पहचानते जाएं तो आप देखोगे कि टॉपिक पे फोकस्ड यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा, लेकिन इतनी गहराई में जा रहा है कि उसके अगल बगल दाएं बाएं पूरे को कवर करते हुए जा रहा। यूपीपीसीएस में क्षेत्रवाद से पूछे गए प्रश्न। 21 का सवाल,
परीक्षण कीजिए कि क्षेत्रवाद राष्ट्रीय एकता को कैसे प्रभावित करता है। एग्जामिन हाउ रीजनलिज्म अफेक्ट्स द नेशनल इंटीग्रेशन। 2021 का क्वेश्चन है बच्चा। फिर 2030 का एक क्वेश्चन है, पूछा है क्षेत्रवाद भारत के विकास में किस प्रकार की बाधाएं उत्पन्न करता है। मतलब क्षेत्रवाद का नकारात्मक प्रभाव क्या क्या है। मतलब अगर हम इस खंड को पढ़ते हैं बच्चा, तो इसमें हम भारत में विविधता को कवर कर लें। विविधता को कवर करते हुए हम जनजाति वाले को यहीं पढ़ लें, यहीं पर हम कवर करें। हमारा पर्पस पढ़ना है, क्वेश्चन पकड़ना है। ये नहीं कि सिलेबस में जनजाति दिया नहीं तो क्यों पढ़ेंगे। जनजाति वाले सेगमेंट को यहीं पर पढ़ ले बच्चा, और यहीं पर क्षेत्रवाद को भी पढ़ ले, क्योंकि जब डाइवर्सिटी देखेंगे तो कहीं ना कहीं डाइवर्सिटी क्षेत्रवाद के साथ जुड़ी हुई है। पश्चिमी विद्वान तो कहते हैं कि भारत का जो विविधता वाली प्रकृति है वही भारत में क्षेत्रवाद का कारण है। भारतीय समाज की बहुलक प्रकृति ही क्षेत्रवाद का कारण है। भारतीय समाज की विविधता ही क्षेत्रवाद का कारण है। पश्चिमी विद्वानों ने, यूरोप के विद्वानों ने भारतीय समाज में क्षेत्रवाद के कारणों को भारतीय समाज की विविधता को उत्तरदायी ठहराया। तो उसी से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। हम पूरी तरह से सहमत नहीं है इस बात से, ये जुड़ी हुई है, तो हम लोग यहीं पर क्षेत्रवाद को भी पढ़ लें, राइट। और ये जब टॉपिक पूरा कंप्लीट होगा, ये टॉपिक हमारा यहां पर पूरा कंप्लीट, और तब फिर हम आगे जो भी हमारा 4 टॉपिक रहेगा, गरीबी, महिला, शहरीकरण और जनसंख्या, ये चारों टॉपिक डन बच्चा। और पहला टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। प्रेस पेज पे जाइए और हेडिंग डालिए, टॉपिक भारत में विविधता, डाइवर्सिटी इन इंडिया। भारत में विविधता, डाइवर्सिटी इन इंडिया। टॉपिक डाल दिया आपने, लिख लिया। ये बहुत ही स्टैटिक टॉपिक है, मतलब इसमें बहुत कुछ डायनेमिक नहीं है बच्चा, बहुत सीधा सीधा है। ठीक है, इसलिए इसमें हमने एक डायग्राम बनाया है जो बड़ी लंबा चौड़ा है। तो मैं नहीं कहूंगा कि इस डायग्राम को आप बनाइए, मैं कहूंगा कि ये डायग्राम मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दे दूंगा और पीडीएफ में डायग्राम भी कल दे दूंगा मैं। बट मैं कहूंगा कि अपनी कॉपी पर ये वाला डायग्राम जरूर बनाइए। तो इमीडिएट टॉपिक का नाम आपने लिखा है, इस टॉपिक में इस डायग्राम को भी आप लिखिए। टॉपिक का नाम है डाइवर्सिटी इन इंडिया, भारत में विविधता, और इसी में हम छुपा दिए भारत में विविधता को। अब इसी में आप पूरा का पूरा ये डायग्राम बना करके लिखिए आप। लिख लिया आपने? थोड़ा थोड़ा
हर पार्ट को हम ब्रीफ कर देते हैं। मैंने पहले भी कहा है कि भारत एक विशाल देश है। 143 करोड़ आबादी भारत की है। भारत में प्रति वर्ष हम एक ऑस्ट्रेलिया पैदा कर देते हैं। मतलब जितनी ऑस्ट्रेलिया की आबादी है ना बच्चा, उतना हमारे एक वर्ष में हमारी जनसंख्या बढ़ती है। ये बात अलग है, इस समय थोड़ा कम हो गया है। हमारे देश में जितने मुसलमान हैं ना, विश्व के कई बड़े बड़े मुस्लिम कंट्री में भी उतने नहीं। एक दो कंट्री ही है जहां पर भारतीय मुसलमानों की आबादी से अधिक मुसलमान। आप समझो, हमारे देश की एक एक स्टेट जो है उसमें यूरोप के कई देश समा जाए। उत्तर प्रदेश में यूरोप के कई देश समा जाएंगे। इतनी बड़ी आबादी है भारत की, विशाल जनसंख्या। और इस जनसंख्या में डाइवर्सिटी के कई रूप हैं। ये भारत विविधताओं से परिपूर्ण है। कई तरह की विविधताएं हैं। भौगोलिक विविधता, सांस्कृतिक विविधता, धार्मिक विविधता, भाषाई विविधता, जातीय विविधता, जनजातीय विविधता, जातीय विविधता। यहां भौगोलिक संदर्भ में भी डाइवर्सिटी है। और कहीं ना कहीं बच्चा भूगोल भी समाज को प्रभावित करता है, ध्यान रखना। भूगोल हमारे खान पान को प्रभावित करता है। कश्मीर का जो पर्यावरण है ना, वहां के पहनावा को प्रभावित करेगा। करेगा या नहीं करेगा? वहां के खान पान को प्रभावित करेगा, वहां के त्योहार को प्रभावित करेगा, वहां के कल्चर रीति रिवाज को प्रभावित करेगा। ठंडा होना और किसी क्षेत्र या प्रदेश का गर्म होना वहां के खान पान, वहां के पहनावा, वहां के सब कुछ को प्रभावित करेगा। भौगोलिक विविधता। और इस संदर्भ में भी देखोगे तो भारत में विविधताएं दिखाई देती है। एक तरफ हिमालय पहाड़ भरा हुआ है, तो दूसरी तरफ पठार का इलाका है। राजस्थान गुजरात में चले जाओगे, रेगिस्तान का इलाका है। तो केरल, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ का घनघोर जंगल है। इधर यूपी बिहार का गंगा का मैदानी इलाका है। हमारे भारतीय समाज में ये भौगोलिक विविधताएं हैं। हिमालय में चढ़ के घूमते हो तो चक्कर आने लगता है, गजब पहाड़ है। और बॉम्बे वाले बेचारे तो बगल के पहाड़ी पे पिकनिक मनाने चले जाते हैं, उसी को पहाड़ समझते। केरल में जंगल ही जंगल है। आंध्र प्रदेश में भी जंगल ही जंगल है, भरा पड़ा है। छत्तीसगढ़ में जंगल, झारखंड में जंगल, यहां ट्राइबल कम्युनिटी रहती है। एक तरफ जंगल से भरा इलाका है, जहां हाथ नहीं दिखाई देता, अपना हाथ नहीं दिखाई देता, इतना घनघोर जंगल है इसी भारत में। और इसी भारत में रेगिस्तानी इलाके भी है, जहां झाड़ी को ही लोग जंगल कह देते और पिकनिक मनाने चले जाते हैं। जहां 10-20 झाड़ियां उग गई है। हमारे एक रिश्तेदार हैं, वो हमको टिल्ला घुमाने लेके गए, राजस्थान में बीकानेर में। टिल्ला टिल्ला हम समझे क्या होगा भाई, और जंगल कह करके बालू का छोटा छोटा टिल्ला, उसमें झाड़ियां थी, उसी को जंगल समझ रहे हैं लोग।
थोड़ा सा गड्ढा में पानी क्या आ गया, सरोवर बन गया। जोधपुर जो राजस्थान का एक शहर है, झीलों का शहर कहा जाने लगा। सोचो, एक तरफ सूखा तो एक तरफ बाढ़ है जो कि हंगामा मचाए हुआ। अभी देखो हर न्यूज में बाढ़ छाया हुआ। भौगोलिक विविधता भी भारतीय समाज की एक प्रमुख विशेषता, भारतीय विविधता का एक प्रमुख रूप। सांस्कृतिक विविधता, खान पान, वेशभूषा, पहनावा, रीति रिवाज, इस संदर्भ में भी भारत में विविधता विद्यमान है। अलग अलग राज्यों की भाषा अलग है, एक ही राज्य में कई बोलियां हैं। बिहार में कहीं भोजपुरी बोली जाती है, कहीं मैथिली बोली जाती है, कहीं मगही बोली जाती है। एक ही राज्य में कई बोलियां हैं। खान पान के तरीके, कहीं ढोकला खाते हैं तो कहीं लिट्टी चोखा खाते हैं, कहीं पोहा खाते हैं, कहीं ठुमरी गाते हैं, कहीं कव्वाली गाते हैं, कहीं सूफी गाते हैं। अलग अलग क्षेत्र के लोकगीत अलग है, अलग अलग क्षेत्र के लोक नृत्य अलग है, अलग अलग क्षेत्र के लोक नृत्य अलग अलग है। कहीं भरतनाट्यम है, कहीं कथकली है, कहीं कुचिपुड़ी है, कहीं मणिपुरी है। नृत्य की विधाएं भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होती है बच्चा। कहीं लोग धोती पहनते हैं, कहीं लोग सलवार सूट पहनते हैं पंजाब, कहीं 10 मीटर की साड़ी पहनी जाती है साउथ इंडिया, कहीं टोपी लगाते हैं लोग गुजरात, महाराष्ट्र। तो वेशभूषा, खान पान, पहनावा, रीति रिवाज, नृत्य, गीत, संगीत, इस आधार पर भी भारत में विविधता विद्यमान है। और अलग अलग भारत के सांस्कृतिक क्षेत्र हैं, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग संस्कृति विद्यमान है। इसको कल्चरल डाइवर्सिटी। धार्मिक विविधता, भारत में कई धर्म के लोग हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जैन है, बौद्ध है, पारसी है। यही नहीं, हर धर्म के अंदर कई कल्ट और सेक्ट बने हुए हैं। कहीं दिगंबर है, कहीं जैन है, श्वेतांबर है, कहीं शैव है, कहीं वैष्णव है, कहीं शाक्त है, कहीं सिया है, कहीं सुन्नी है, कहीं हीनयानी है, कहीं महायानी है। भाषाई विविधता, तेलुगु, तमिल, भारत में कई भाषा के लोग बोलने वाले लोग हैं। एक क्षेत्र के लोग दूसरे क्षेत्र में चले जाओ, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा बच्चा। हम लोग एक बार साउथ में पौंडीचेरी गए, चेन्नई से ही हमने एक गाड़ी बुक कर लिया था। पहले की बात है, वो 5 दिनों तक हम लोगों के साथ रहा, ड्राइवर और गाड़ी दोनों। जहां जहां होटल में बुकिंग थी वहां हम लोग रुकते थे, ड्राइवर रहता था। 5 दिन के बाद बचवा 5वें दिन जब हमने पूछा कि आपको हिंदी आती है, बोला नो नो नो। बोले अंग्रेजी आती है, बोला नो नो। 5 दिन बाद समझ में आया कि ना उसको हिंदी आती थी बच्चा, ना उसको अंग्रेजी आती थी, केवल तमिल आती थी। हम लोग हिंदी बोलते थे तो भी यस 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 नो यस नो कुछ कुछ करके इस तरीके से सिर हिला देता था, या यस नो उसको 2 चीजें आती थी। अंग्रेजी बोलने की नौबत ही नहीं आती थी, लग रहा था कि उसको हिंदी आता है, भले वो यस नो में जवाब देता है, सिर हिलाकर जवाब देता है। वो अंदाज पे ही 5 दिन बिता दिया हम लोगों के साथ, हम लोगों को पता नहीं चला कि उसको नहीं आती। तो ऐसी ऐसी भाषाएं हैं जो कुछ पल्ले नहीं पड़े जो बोलने लगे तो। और एक ही भाषा समूह के अंतर्गत कई बोलियां हैं। भाषाई विविधता भी भारतीय समाज की विविधता का, डाइवर्सिटी का एक प्रमुख रूप है। प्रजातीय विविधता, रेसियल डाइवर्सिटी, भारत में कई रेस के लोग रहते हैं। नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ, सब नाटे नाटे चपटे चपटे, साउथ में सब काले काले हैं। नॉर्थ का अलग रेस है, राजस्थान साइड का अलग रेस है, निग्रिटो, ऑस्ट्रोलाइड, प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड, नार्डिक, मंगोलाइड। भारत में कई प्रजाति के लोगों का
स्वतः अस्तित्व विद्यमान है। भारत प्रजातीय संदर्भ में भी विविधताओं से परिपूर्ण है। जनजातीय विविधता, जंगलों और पहाड़ों में रहने वाला सबसे पिछड़े समुदाय को ट्राइबल कम्युनिटी कहा जाता है, जनजाति कहा जाता है, आदिम जाति कहा जाता है, आदिवासी कहा जाता है। भारत के जंगलों और पहाड़ों में भी ये जनजातियां रहती है, जनजातीय समुदाय विद्यमान है, और अलग अलग जंगलों, अलग अलग क्षेत्रों में जनजातियां अलग अलग है, इनके अलग अलग नाम है, अलग अलग संस्कृति है। संथाल है, बिरहोर है, उरांव है। तो मध्य प्रदेश तरफ चले जाओ, कोरकू है, बैगा है, इधर भील है, राजस्थान साइड बढ़ते जाओ, नीलगिरी की तरफ चले जाओ, टोडा जनजाति है, नॉर्थ ईस्ट में चले जाओगे, गारो है, खासी है, नागा है, कुकी है, मीजो है। अंडमान निकोबार में निकोबारी है, अंडमानी है, ओंग है। भारत में कई जनजातियां विद्यमान हैं और सबकी संस्कृति अलग अलग है, सबका खान पान अलग है, सबका पहनावा अलग है, रहन सहन अलग है, नाम ही नहीं अलग है, उनकी संस्कृति भी अलग है। भारत जनजातीय विविधताओं से भी परिपूर्ण है। जनजातीय विविधता पे क्वेश्चन भी पूछा गया। ट्राइबल डाइवर्सिटी भारतीय समाज की डाइवर्सिटी का एक पार्ट है, एक स्वरूप है, एक रूप है। और यही नहीं, भारतीय समाज में जातीय आधार पर भी विविधता पाई जाती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, मुख्यतः ये 4 जाति समूहों में भारतीय समाज बटा हुआ है और प्रत्येक जाति समूह के अंदर कई उपजातियां हैं और ये फिर अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जानी जाती है। और इस तरह से कुल मिला के 5 से 6 हजार जातियां हैं भारत में। जातीय विविधता भी भारतीय समाज की विविधता का एक रूप है। यही है भारत में विविधता। ये विविधताएं भारत के अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग सांस्कृतिक समूह को निर्मित करती है, अलग अलग सांस्कृतिक पॉकेट बनाती है, कल्चरल पॉकेट बनाती है, सांस्कृतिक क्षेत्र बनाती है। इन सब के बाद भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो एक कॉमन है, और ये जो कॉमन है ना बच्चा, वो तमिल संस्कृति को रिप्रेजेंट नहीं करती, वो बंगाली संस्कृति को रिप्रेजेंट नहीं करती है। ये वो कॉमन चीज है जिससे भारतीय संस्कृति को एक आइडेंटिटी मिलती है। इसको इंडियन कल्चर। यही सब मिलकर भारतीय संस्कृति की पहचान को निर्मित करते हैं। विदेशों में यही भारतीय संस्कृति की पहचान है और यही कॉमननेस भारत को एक जुट में बांधता। भले हम 5 मीटर का साड़ी हमारे यहां लोग पहने और साउथ में 10 मीटर का साड़ी पहने, साड़ी ही पहन रहे। तमिल हो, तेलुगु हो, बिहारी हो, भाषा अलग अलग है लेकिन दोनों हिंदू हैं, जुड़ गए ना। दोनों सिंदूर करती है, दोनों तरफ महिलाएं, जुड़ गए ना। यूरोप में और कहीं महिलाएं सिंदूर नहीं करती, अमेरिका में कहीं महिलाएं सिंदूर नहीं करती। तो कुछ तो है जो दुनिया से भारत को अलग कर रहा, एक विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान के रूप में क्रिएट कर रहा, बना रहा। डन। मतलब भारत विविधताओं से परिपूर्ण है, विविधता के कई स्वरूप भारत में विद्यमान है और इन विविधताओं में भी एकता भारतीय समाज की विशेषता है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन इंडिया। ओके, अब बच्चा इसी बात को हम लोग फटाफट लिख दें। इसमें कहीं कुछ समझाने वाली चीज नहीं है। जहां बहुत समझाना होगा ना, वहां पर मैं आपको तो खुल के ऐसे ही समझाता हूं, मैं कंजूसी कहां करता हूं। ये फैक्ट है, लिखते चले जाए। सबसे पहले लिखिए भौगोलिक विविधता। फटाफट। ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी। इसमें हम 5 सब पॉइंट दे बच्चा, 5 सब पॉइंट दे। पहला, उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र, पर्वतीय प्रदेश। उत्तर भारत का पर्वतीय प्रदेश। सेकंड पॉइंट, उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र।
थर्ड पॉइंट, दक्षिण भारत का पठारी प्रदेश। फोर्थ पॉइंट, राजस्थान का मरुस्थल। और फिफ्थ पॉइंट, समुद्र का तटीय मैदान का क्षेत्र। कोस्टल एरिया हम कहते हैं ना, कोस्टल प्लेन, समुद्र तटीय मैदान। देख लिया आपने भौगोलिक विविधता को। अब आइए सांस्कृतिक विविधता पर। और सांस्कृतिक विविधता को भी हम समझ सकते हैं थोड़ा सा भी, हम सारा लिख नहीं रहे, बस हम एक आइडिया दे रहे हैं। और नोट्स जो हमने दिया है उसमें पूरा डिटेल दिया हुआ है, ठीक है। मेरे ख्याल से इसका नोट्स आप लोग देख लीजिएगा, मिल जाएगा। मैं इसे देख लेता हूं, नहीं मिला होगा तो कल तक चला जाऊंगा। तो जो प्रिंटेड आपका है उसमें डिटेल है, यहां पर मैं पॉइंट फॉर्म में आपको लिख दिया हूं। एक आइडिया, एक अप्रोच मिल जाए आपको कि क्या करना है। कैपिटल बी, कैपिटल ए था बच्चा भौगोलिक विविधता, कैपिटल बी सांस्कृतिक विविधता, एक नंबर खान पान संबंधी विविधता। अपने दिखा सकते हो यार, भारत के अलग अलग क्षेत्रों में खान पान दिखा दो, कहीं लिट्टी चोखा, कहीं ढोकला, कहीं दाल बाटी चूरमा। नहीं, राजस्थान में दाल बाटी चूरमा, कहीं जलेबी और पोहा, कहीं नॉन, बटर नॉन, पंजाबी खाना है ना, तड़का, पंजाबी तड़का, कहीं इडली डोसा। हम खाना का नाम बताते जाएंगे और आप राज्य को आइडेंटिफाई कर लोगे। यह है खान पान संबंधी विविधता। दूसरा है वेशभूषा संबंधी विविधता। वेशभूषा, इस पर भी विविधताओं को तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो। अलग अलग राज्य में लोगों के पहनने के कपड़े में अंतर आ जाता है, और पहले इन कपड़े को देख करके पहचाना जाता था कि ये किस राज्य का है। तीसरा, नृत्य कला संबंधी विविधता। चौथा, गीत संगीत संबंधी विविधता। गीत संगीत संबंधी विविधता। गीत संगीत में भी डाइवर्सिटी दिखाई देती है बच्चा। पर्व एवं त्योहार संबंधी विविधता। पर्व एवं त्योहार संबंधी विविधता है ना, अलग अलग क्षेत्रों में पर्व अलग अलग है बच्चा। विविधता का आलम तो ये है कि एक ऐसा त्योहार है जो मेरे गांव में ही मनाया जाता है। मैं बिहार का रहने वाला हूं, रोहतास जिला का रहने वाला हूं। डेहरी ऑनसोन से 30 किलोमीटर उत्तर मेरा गांव है, सोन नदी के किनारे। हमारे गांव से बड़ी नहर गुजरती है, और जब हम लोग बचपन में थे वहां एक त्योहार वहां की लड़कियां, वहां के गांव वाले मनाते थे, घाटों। घाटों घाटों का ही एक बदला हुआ रूप होता है पिड़िया। अब बच्चे फेसबुक वाले हो गए हैं, मोबाइल वाले हो गए हैं, तो आजकल बच्चियां नहीं मनाती है, फैशनेबल हो गई है पिड़िया। बट हमारे यहां घाटों मनाया जाता था, और घाटों बाकी जगहों पर नहीं मनाया। तो अलग अलग क्षेत्रीय त्योहार भी। हमारे यहां महिलाएं तीज और ज्योतिया करती हैं, तो पंजाब तरफ में करवा चौथ करती। कहीं पोंगल मनाया जाता है, कहीं मकर संक्रांति मनाया जाता है, कहीं बैसाखी मनाया जाता है। अब यूपी बिहार में बैसाखी नहीं मनाया जाता, पंजाब में बैसाखी मनाया जाता है, पंजाब में लोहड़ी मनाया जाता है। समझ में आ रहा मेरी बात। गणपति बप्पा मौर्य सबसे प्रसिद्ध त्योहार कहां का है? महाराष्ट्र का है। तो छठ बिहार का है। पर्व और त्योहार संबंधी विविधता क्लियर है, ये भी आप लिख दोगे। छठा है मूर्तिकला एवं वास्तुकला संबंधी विविधता। साउथ इंडिया के मंदिरों को देख के आप बता दोगे कि साउथ इंडिया का मंदिर है। अभी मैं आपको एक मंदिर का फोटो दिखाऊं, आप देख के बता दोगे कि साउथ इंडिया का मंदिर आया ना, क्योंकि वहां मंदिरों का वास्तुकला जो है ना वो बिल्कुल अलग तरह का है। और हमारा आर्ट एंड कल्चर पढ़ने वाला छात्र उस पर भी पढ़ता है, उस पर भी यूपीएससी के क्वेश्चन पूछे जाते। कौन कला का उदाहरण है? मूर्तिकला एवं वास्तुकला संबंधी विविधता। और सातवां है विचारधारा संबंधी विविधता।
कल्चर की हम बात करते हैं तो आइडियोलॉजी भी अलग अलग समाज, अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग रही है, तो इस संदर्भ में भी कुछ डाइवर्सिटी दिखाई देती है। चलेगा बच्चा? अब आ जाओ धार्मिक विविधता, रिलीजियस डाइवर्सिटी। भारत पे कई धर्म के लोग पाए जाते हैं और हर धर्म कई कल्ट और सेक्ट बटे हुए हैं। जैसे जैसे एक नंबर आपके सामने है स्क्रीन पर, हिंदू। हिंदू में मुख्य रूप से और भी कई है, इस्कॉन टेम्पल का नाम सुने होंगे, कृष्ण की पूजा करते हैं लोग, वो भी एक कल्ट है हिंदू रिलीजन का। हिंदू डैश, एक नंबर वैष्णो, 2 नंबर शैव, 3 नंबर शाक्त। ये 3 प्रमुख कल्ट है इनका। दूसरा मुस्लिम डैश, 1 नंबर शिया, 2 नंबर सुन्नी। शिया सुन्नी। तीसरा है सिख, 1 नंबर निरंकारी, 2 नंबर राधा स्वामी, 3 नंबर नामधारी। चौथा है ईसाई धर्म, 1 नंबर कैथोलिक, 2 नंबर प्रोटेस्टेंट, ये भी बटे हुए हैं। पांचवा है बौद्ध, 1 नंबर स्थविर, 2 नंबर महासंघिक, हीनयान महायान, नाम सुना होगा आपने। 6 नंबर है जैन, 1 नंबर दिगंबर, 2 नंबर श्वेतांबर। एक है पारसी। पारसी में बहुत ज्यादा कल्ट सेक्ट में विभाजन नहीं है क्योंकि इनकी आबादी ही इतनी ज्यादा है बच्चा। हम लोग जनसंख्या पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे इनकी आबादी खत्म हो रही है, इनकी जनसंख्या तेजी से खत्म हो रही है। इसलिए हमारी मोदी सरकार ने हाल ही में इनके लिए एक योजना शुरू की है, जियो पारसी योजना। जियो पारसी योजना, ये योजना इनके यहां जन्म दर को बढ़ाने के लिए की गई है कि पारसियों में जन्म दर को बढ़ाया जाए, इनको स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करा करके इनको मरने से बचाया जाए। ये तो आने वाले समय में पारसी जनसंख्या हमारी खत्म हो जाएगी हमारे देश से, इतनी तेजी से खत्म हो। तो इनकी संख्या ही इतनी कम है कि इनमें हम बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी की बात नहीं करेंगे। लेकिन बाकी जो हमारे, तो भारत अपने आप में कई धर्मों के लोगों को समेटे हुए है, कई धर्म के लोग हैं, यही डाइवर्सिटी है, धार्मिक विविधता, और हर धर्म के अंदर विविधता। ओके, ठीक है बच्चा, चलेगा। बी था, सी धार्मिक विविधता, डी भाषाई विविधता। भारत में बच्चा जब हम भाषाई विविधता को देखते हैं तो भारत में कई भाषा और बोलियां बोली जाती है, ठीक है, कई भाषा और बोलियां, और हर भाषा का एक उद्गम स्रोत है, एक फैमिली है जिसमें से वो भाषा निकला, उसमें से कई भाषाएं निकली। इससे भारत में बोली जाने वाली भाषाओं और बोलियों को कुछ भाषाई परिवारों में हमारे विद्वानों ने बांटा है, और ये 4 प्रमुख भाषाई परिवार हैं। पहला, इंडो यूरोपीय भाषाई परिवार, आर्य जो आए भाषा लेकर, इंडो यूरोपियन भाषाई परिवार। दूसरा, द्रविड़ भाषाई परिवार, तमिल, तेलुगु, मलयालम, ये जितनी भी भाषाएं हैं ना, ये सब द्रविड़ भाषाई परिवार में आता है। साउथ इंडिया में जितनी भी भाषाएं बोली जाती, द्रविड़ भाषाई परिवार। तीसरा है आस्ट्रिक भाषाई परिवार, और चौथा है साइनो तिब्बती भाषाई परिवार, नॉर्थ ईस्ट वाला कुछ। और आस्ट्रिक में झारखंडी वगैरह में उरांव वगैरह जो बोला जाता है, संथाली भाषा जो बोला जाता है, आस्ट्रिक भाषाई परिवार। ये 4 प्रमुख भाषाई परिवार है बच्चा, और इसी में से सैकड़ों भाषा और बोलियां निकली हुई है। यानी भाषाई विविधता भी भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता है, या भारतीय समाज की विविधता की प्रमुख विशेषता। प्रजातीय विविधता, रेशियल डाइवर्सिटी, पहले भी मैं रेस बता चुका हूं। समान शारीरिक विशेषता रखने वाले, समान जैविकीय विशेषता रखने वाले व्यक्तियों के समूह को हम रेस कहते हैं। एक जैसा त्वचा का रंग, सारे काला 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 काला, एक रेस कहलाएगा। इसको प्रजाति
ब्लैक, अश्वेत, श्वेत, नाटा नाटा, चपटा चपटा, एक अलग शारीरिक विशेषता। ये जैविकीय विशेषता होती है, सामाजिक विशेषता नहीं है बच्चा। ये मंगोलिया से निकले हुए होते हैं, नाटे नाटे चपटे चपटे, इसलिए हम इनको मंगोलाइड कहते हैं। मंगोलाइड में भी कुछ मिक्सचर हुआ, मंगोलाइड, पूर्व मंगोलाइड कई बन गए। एक प्रजाति के लोग दूसरी प्रजाति के संपर्क में आए, शादी ब्याह हुआ, नया जो ब्रीड निकला वो थोड़ा सा मिक्सचर टाइप का निकल गया। समझ में आ रहा मेरी बात? इस तरीके से कई प्रजातियों का रक्त मिश्रण हुआ है। इसलिए पूरी दुनिया में हम प्रजाति पर जब बात करते हैं तो हम कहते हैं कि दुनिया में अब कोई भी प्रजाति शुद्ध नहीं बची, मिश्रित होती चली गई। मंगोलाइड प्रजाति जो मंगोलिया से निकली है, उसी से जुड़े हुए जापानीज हैं, नॉर्थ कोरिया के लोग हैं, साउथ कोरिया के लोग हैं, चाइना के लोग हैं, म्यांमार के लोग हैं, इंडिया में अरुणाचल प्रदेश, असम सब उसी से हैं। नागा, मणिपुर के लोग, कुकी, नाटे डाटे चपटे, सब एक जैसे। लेकिन बच्चा, इनमें भी कुछ ना कुछ डिफरेंस है। मतलब जैसे जैसे आप नीचे की तरफ आओगे, यानी इधर से जो रक्त मिश्रण हुआ है, बंगालियों का भी थोड़ा थोड़ा नाटा चपटा गोला गोला चेहरा दिखाई देता। लेकिन अब आप अगर बंगाली को अगर मान लोगे, बंगाली रेस जो वहां रहते हैं लोग, बंगाली या बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, तो असम के जो लोग हैं, त्रिपुरा के जो लोग हैं, असम त्रिपुरा की जो महिलाएं हैं, उनका चेहरा बंगालियों से मिलता जुलता है। कभी काठी कहीं ना कहीं उधर नॉर्थ ईस्ट का पीछे से मिलता जुलता। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, नागा कुकी की तरफ बढ़ेंगे, तो म्यांमार के चेहरे से उनकी निकटता बढ़ती जाएगी। अरुणाचल की तरफ बढ़ेंगे तो चाइनीज लोगों से उनके चेहरे की निकटता, रूपरेखा, कदकाठी की निकटता बढ़ती जाएगी। जो प्रजातीय समझ रखता है, प्रजाति पर अच्छा खासा पढ़ा है, वो देख के बता देगा कि कौन किस प्रजाति का व्यक्ति है। प्रजातीय विविधता में भी कई प्रजाति के लोग भारत में हैं। निग्रिटो, आर्ध ऑस्ट्रेलाइड, मंगोलाइड, पूर्व मंगोलाइड, अल्पानाइड, दिनारिक और आर्मीनाइड, कॉमा देते जाओ, अल्पानाइड, दिनारिक और आर्मीनाइड। नार्डिक, ये बच्चा, भारत में इतनी प्रजातियां, भारत में कई विद्वानों ने, बीएल गुहा, कई लोगों ने भारत का प्रजातीय वर्गीकरण किया है। भारत में रहने वाली जो जनसंख्या है, रेस के आधार पर उनको कुछ कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया। भारत में श्वेत और अश्वेत नहीं मिलते हैं, यानी ब्लैक और व्हाइट प्रजाति के लोग यहां नहीं मिलते। जो मिलते हैं, इतने प्रकार के लोग यहां पर विद्यमान है। ठीक है। जनजातीय विविधता, ट्राइबल डाइवर्सिटी, हमने नोट्स में इसको दे दिया डिटेल में। जनजातीय विविधता, भारत में जनजातियां भी भारतीय समाज की विविधता को परिलक्षित करती है, और जनजातियां भी कई अलग अलग सांस्कृतिक समूहों में बटी हुई, और इस तरह से भारत में कई जनजातियां विद्यमान हैं। इनके अलग अलग नाम हैं, अलग अलग संस्कृति है, ये अलग अलग भाषा बोलती है और अलग अलग क्षेत्रों में रहती है। भारत में पाई जाने वाली जनजातियों को 4 क्षेत्रों में बांटकर समझाने का प्रयास किया गया है। उत्तर भारत की जनजातियां जो उत्तर भारत में रहती है, मध्य भारत की जनजातियां, दक्षिण भारत की जनजातियां और उत्तर पूर्व भारत की जनजातियां। नॉर्थ ईस्ट में चले जाओगे, लास्ट चौथा, उत्तर पूर्व भारत की जनजातियों में तो गारो है, खासी है, जयंतिया है, नागा है, कुकी है, मिजो है, ये सब नॉर्थ ईस्ट की जनजातियां। और उत्तर भारत की जनजातियों में चले जाओगे, नॉर्थ इंडिया, खास करके
उत्तराखंड में रहने वाली कुछ जनजातियां हैं, कश्मीर में रहने वाली कुछ जनजातियां हैं, यहां पर संख्या कम है। बिहार की कुछ जनजातियां भी उत्तर भारत की जनजातियों में आएगी, चाहे वो संथाल हो, उरांव हो, बिरहोर हो। एक है मध्य भारत की जनजातियां, बीच की पट्टी, उसमें थोड़ा झारखंड वाला भी एरिया आ जाएगा, छत्तीसगढ़ वाला भी एरिया आ जाएगा, बैका है, कुरकू है, ठीक है, भील है, इधर छत्तीसगढ़ तक चला जाएगा, गुजरात तक चला जाएगा, राजस्थान तक चला जाएगा। दक्षिण भारत की जनजातियां, टोडा वगैरह जो दक्षिण भारत में रहती है, नॉर्थ ईस्ट की मैंने बता दी। इस तरीके से भारत में कई जनजातीय समूह विद्यमान है। चारों क्षेत्र में रहने वाली जनजातियों की पूरी लिस्ट और उसके बारे में दिया हुआ है आपके प्रिंटेड नोट्स में, फैक्ट है। एक आउटलाइन में देता जा रहा हूं। यह है भारत की जनजातीय विविधता। और फिर हमारा अगला है EFG, कास्ट डाइवर्सिटी, भारत की जातीय विविधता। मोटे तौर पर ये 4 जाति समूह, 1 नंबर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और फिर इसके अंदर से फिर कई जातियां हैं। सबसे ज्यादा वैश्य और शूद्र से निकली है और अलग अलग जगहों पर कई नाम से जानी जाती है। 5 से 6 हजार जातियां भारतीय समाज में विद्यमान है। ये है भारत की जातीय विविधता। क्लियर है बच्चा? एक हम क्षेत्रीय विविधता की भी बात करते हैं, तो हम चाहें तो एक लास्ट पॉइंट दे सकते हैं बच्चा, ABCDEF, जो हमारा टॉपिक भी बन सकता है, जहां से प्रश्न भी पूछा जा सकता है। रीजनल डाइवर्सिटी, क्षेत्रीय विविधता। जब हम क्षेत्रीय विविधता की बात करते हैं, मेरी बातों को ध्यान से सुनना, तो ये सांस्कृतिक, भाषाई सबको क्लब करके बनाया जाता है। झारखंड क्षेत्र एक अलग प्रकार का क्षेत्र है। क्या है उसका विशेषता भाई? यहां पर जनजातियां ज्यादा रहती है, गैर जनजातियां कम रहती है। ये बात अलग है कि यहां जनजातियों में हो, संथाल, ओरांव, बिरहोर, कई जनजातियां हैं, बट यहां अधिकांशतः जनजातीय समाज है। भौगोलिक दृष्टिकोण से ये जंगली इलाका है, पहाड़ों वाला इलाका है, खनन वगैरह का काम यहां ज्यादा रहता है। यहाँ का रीति रिवाज, प्रथा, परंपरा पर वहां की जनजातीय संस्कृति का प्रभाव है। ये झारखंड, उसी तरीके से भारत को अगर हम कल्चरल पॉकेट के रूप में देखें तो भारत कई क्षेत्रों में बटा हुआ है, इसलिए हम उसके साथ क्षेत्रीय विविधता की बात नहीं किए। हम उन सबको क्लब करके एक क्षेत्र विशेष की भाषा, संस्कृति, कला, सब कुछ जो एक क्षेत्रीय पहचान को क्रिएट करते हैं। इसलिए बच्चा, जब हम भारत में विविधता की बात करते हैं तो राज्य विविधता को रिप्रेजेंट नहीं करता। राज्य तो एक प्रशासनिक इकाई है। लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए भारत को कई राज्यों में बांटा गया, और राज्यों का बंटवारा करते समय, राज्य का पुनर्गठन करते समय भाषा को ध्यान में रखा, यानी भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। अलग 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 बट भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया, बट बाकी सांस्कृतिक पहलुओं में ये ओवरलैप करने लगा, ये ओवरलैप करने लगा। मतलब एक भाषा के लोग ज्यादातर जहां पाए जाते थे उसको एक राज्य बना दिया गया बच्चा, लेकिन वहां पर धार्मिक संदर्भ में देखेंगे तो वहां डाइवर्सिटी है, एक धर्म के ही लोग नहीं है। अगर एक ही धर्म, एक ही भाषा, एक ही संस्कृति, एक ही, वो तब फिर हम कहेंगे कि भाई नहीं। इसलिए सांस्कृतिक आधार पर भारत में अगर हम कहें तो ओवरऑल राज्यों का पुनर्गठन और राज्य नहीं बना है। राज्य तो एक प्रशासनिक इकाई है। इसलिए भारत की सांस्कृतिक विविधता को अगर हमें समझना होगा ना,
हम राज्य की जगह पर क्षेत्र शब्द का प्रयोग करें तो ज्यादा बेटर। उत्तर प्रदेश के कई बच्चे हमारे हैं, बिहार के कई बच्चे हमारे क्लास में बैठे हुए हैं। हम बिहार को क्षेत्रीय आधार पर कुछ भागों में बांट सकते हैं, और क्षेत्रीय आधार में संस्कृति, भाषा, रीति रिवाज, पहनावा, खान पान, जैसे भोजपुरी भाषी क्षेत्र अपरा है, सिवान है, गोपालगंज है, गोपालगंज कह रहे मोतिहारी है, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, 4 जिले हो गए, छपरा, सिवान, गोपालगंज, 5 जिले हो गए। इधर आ जाओगे तो बक्सर है, आरा है, भभुआ है, रोहतास है, 4 जिला हो गया, 5 4 9 जिला बच्चा बिहार में हो गया। इन 9 जिलों की भाषा एक भोजपुरी, लिट्टी चोखा, गमछा, पगड़ी, पर्व त्योहार, खान पान लगभग एक जैसा, राइट। लेकिन क्या ये राज्य की सीमाओं में है? नहीं। यही सेम भाषा, सेम कल्चर, सेम खान पान, जैसे ही यूपी में सटे हुए राज्यों में चले, जिलों में चले जाते हो, गाजीपुर, बलिया, आयाना, गोरखपुर जो सटे हुए हैं, तो बताओ कि ये एक कल्चरल पॉकेट ये हुए ना, कल्चरल एरिया ये हुआ ना। इसमें यूपी के भी कुछ जिले हैं, बिहार के भी कुछ जिले हैं, बट ये कल्चरल एरिया है, एक कल्चरल एरिया। वही बिहार में मिथिला की कल्चरल एरिया अलग है, मगही कल्चरल एरिया अलग है बच्चा। यूपी में चले जाओगे तो पूर्वांचल एक अलग है, बुंदेलखंड एक अलग है। भारतीय विविधता को समझने के लिए प्रांतीय विविधता इंपॉर्टेंट है। अगर हम कहें भारतीय विविधता, डायवर्सिटी इन इंडिया, भारत कई राज्यों में बटा हुआ है, बिहार, यूपी, बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु। नो, हम राज्य के आधार पर भारत की डायवर्सिटी को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, राज्य के आधार पर भारत की डायवर्सिटी की चर्चा नहीं कर सकते हैं। भारत की डायवर्सिटी को समझना है तो हमें एक कल्चरल पॉकेट या कल्चरल एरिया यानी क्षेत्र, रीजन is important for diversity in India. भारत में विविधता को समझने में रीजन इंपॉर्टेंट पॉकेट है, क्षेत्र है। ये है बच्चा भारत में विविधता। और इन विविधताओं की विशेषता क्या है? पहले भी मैंने कहा कि इन विविधताओं में भी एक एकता का भाव है। जैसे उदाहरण मैं दे रहा हूं, नॉर्थ की संस्कृति अलग है, साउथ की संस्कृति अलग है, राइट। लेकिन हिंदू धर्म दोनों को जोड़ दे रहा, एकता का तत्व है, तत्व है या नहीं है? केदारनाथ भी है और रामेश्वरम भी है, सोमनाथ मंदिर भी है तो बाबा बैजनाथ धाम भी है। चाहे किसी भी भाषा के बोलने वाले हो, हिंदू धर्म के आधार पर एक हो गए या नहीं हो गए, या फिर अगर आप कई धर्म के पालन करने वाले हो और एक ही भाषा में रहते हो तो भाषा आपको जोड़ देता है। या बहुत सारी सांस्कृतिक तत्व ऐसे हैं जो पूरे अखिल भारतीय स्तर पर विद्यमान है। ऑलमोस्ट पूरे भारत की महिलाएं सिंदूर करती है। पतिव्रता का मूल्य और विचारधारा पूरे भारत में विद्यमान है। सतीत्व पूरे भारत की विशेषता है। ये पूरे भारत की विशेषता है। तो अच्छा, विविधताओं में भी कुछ ऐसे तत्व हैं जो भारत को न केवल एकजुट करते हैं बल्कि वो भारतीय संस्कृति को रिफ्लेक्ट करते हैं। यही सांस्कृतिक तत्व मिलकर के एक कंपोजिट इंडियन कल्चर को एक पहचान देती है, एक भारतीय संस्कृति की पहचान निर्मित होती है। और विश्व पटल पर दुनिया के देशों के सामने यही हमारी पहचान है, मतलब यही भारत की पहचान है। तमिल तेलुगु भारत की पहचान नहीं है,
इन सबका एक मिला जुला जो रूप निखर करके सामने आता है, वो भारत की पहचान है, भारतीय संस्कृति की पहचान है, इसका मिश्रित रूप। इसी आधार पर भारत को जाना जाता है। ये एक इंफॉर्मेशन है जो अभी तक मैंने आपको पढ़ाया। भारत में विविधता, डाइवर्सिटी इन इंडिया। चलेगा बच्चा? अब हम लोग इस टॉपिक जो सिंपल है, ये एक हिस्टोरिकल टाइप का टॉपिक है, इसमें कहीं कुछ नया और डायनेमिक और करेंट नहीं है। अब ये तो पढ़ लिए, ये तो कहेगा कि सिलेबस पूरा करा दिया, सिलेबस पूरा करा दिया मैंने, बट अब हम इसमें से क्वेश्चन का आंसर पकड़ने का क्या प्रयास करेंगे। तो इस पर हम एक टॉपिक बना रहे हैं बच्चा, और एक टॉपिक हमारा बन रहा है वैश्वीकरण का भारत की सांस्कृतिक विविधता पर प्रभाव। वैश्वीकरण है, दो बार क्वेश्चन भी पूछा है, याद करो, उससे जोड़ करके प्रश्न पूछा है। 3 प्रश्न वैश्वीकरण से जोड़ करके विविधता पर प्रश्न है। तो जरूरी है कि इस टॉपिक को पढ़ा जाए, किया जाए, जहां से कि प्रश्न हम लोगों का पकड़ में आए। तो आप टॉपिक का नाम लिखिए, वैश्वीकरण का भारत की सांस्कृतिक विविधता पर प्रभाव। वैश्वीकरण का भारत की सांस्कृतिक विविधता पर प्रभाव। और बच्चा, इस टॉपिक को हम कल करेंगे। आज आपको हम आधा घंटा पहले छुट्टी देते हैं, 1.5 घंटे का ही क्लास लेते हैं, ठीक है? कल थोड़ा 10-10 मिनट दबा देंगे, 2 दिन तो मेकअप कर जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। क्योंकि कुछ टेक्निकल दिक्कत आ गई है, जो भी मैसेज हमको मिला है, इसलिए आपका ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो, मैं क्लास को ऑफ कर रहा हूं। ओके, सो थैंक यू आज के लिए। आज मैंने इस यूनिट को शुरू कर दिया और आपको समझ में भी आ गया होगा। अब इसी में मैं क्लब करूंगा, ठीक है ना? और अब हम इस टॉपिक के उन पहलुओं को पकड़ने का प्रयास करेंगे जिससे हमारा क्वेश्चन पकड़ में आ जाए। तो कल हम लोग इस टॉपिक को करते हैं, ठीक है? थैंक यू।